हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग स्किल्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी ख्याति का मूल्यांकन। और हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ख्याति के मूल्यांकन की मुख्यतः 5 विधियां आपके सिलेबस में दी हुई हैं, जिसमें प्रथम विधि है औसत लाभ विधि। और इस औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन या तो सामान्य औसत लाभों के आधार पर किया जा सकता है या ख्याति का मूल्यांकन भारित औसत लाभों के आधार पर किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में हमने सामान्य औसत लाभ विधि से ख्याति के मूल्यांकन पर चर्चा की थी कि ख्याति का मूल्यांकन सामान्य औसत लाभ विधि से हम किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम औसत लाभ ज्ञात करते हैं और उनको क्रय के वर्ष से गुणा करके ख्याति की गणना करते हैं। औसत लाभ का अर्थ होता है गत वर्षों के लाभों के योग में वर्षों की संख्या का भाग देने से ज्ञात जो औसत होता है वो हमारे औसत लाभ हैं। इसके बाद हमने इससे संबंधित कुछ प्रश्न किए थे और उसके बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ ख्याति मूल्यांकन के उद्देश्य से जो लाभ हमें चाहिए वो व्यवसाय की सामान्य परिचालन क्रिया से संबंधित लाभ होने चाहिए। अब व्यवसाय की सामान्य परिचालन क्रिया से संबंधित लाभों की गणना किस प्रकार की जाती है, तो हम शुद्ध लाभों में कुछ समायोजन करके सामान्य परिचालन क्रिया से लाभ को ज्ञात करेंगे और ये मैंने आपको बताया था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो शुद्ध लाभ प्रश्न में दिए हों उन शुद्ध लाभों को अपन यहाँ लिखते हैं, जितने भी वर्षों के लाभ दिए हुए हों। इन शुद्ध लाभों में हम गैर व्यापारिक या असामान्य हानि और व्ययों को जोड़ देते हैं और पूंजीगत व्यय जिसे आयगत व्यय के रूप में लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया हो उसे भी वापस जोड़ दिया जाता है। और अंतिम स्कंध का न्यून मूल्यांकन और प्रारंभिक स्कंद का अधिमूल्यांकन जोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात इसका विपरीत असामान्य एवं गैर व्यापारिक आय को घटाया जाता है। अंतिम स्कंद का अधिमूल्यांकन और प्रारंभिक स्कंद का न्यून मूल्यांकन घटाया जाता है। इन सभी समायोजनों के बाद जो समायोजित लाभ हमें प्राप्त होते हैं इसे हम सामान्य परिचालन या समायोजित लाभ कह सकते हैं। इसके बाद इन सामान्य परिचालन लाभों अर्थात समायोजित लाभों से हम औसत लाभ ज्ञात करते हैं और औसत लाभ का अर्थ होता है जो समायोजित लाभ हमने ज्ञात किए उनके योग में वर्षों की संख्या का भाग देंगे तो हमें औसत लाभ प्राप्त होंगे। इनमें हमें भविष्य से संबंधित कुछ समायोजन करने होते हैं, जैसे व्ययों में वृद्धि की संभावना और आय में कमी की संभावना को घटाया जाता है। व्ययों में कमी की संभावना, ऐसा लगता हो कि भविष्य में किसी व्यय में कमी होने की संभावना है या आय में वृद्धि होने की संभावना हो तो उसे यहाँ जोड़ दिया जाता है। साझेदारों का वेतन या पारिश्रमिक लाभों में से घटा दिया जाता है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो लाभ हमें प्राप्त होता है उसे वास्तविक औसत लाभ या भविष्य में कायम रहने वाले लाभ कहते हैं। ये जो भविष्य में कायम रहने वाले लाभ होते हैं इन लाभों को ख्याति मूल्यांकन के लिए काम में लिया जाता है। अब इस प्रश्न में कुछ मुख्य बातें थी। असामान्य हानि और असामान्य आय किसे कहते हैं, तो असामान्य आय और असामान्य हानि से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ असामान्य हानि का अर्थ है कि ऐसी हानियां जो व्यापार की सामान्य क्रिया के दौरान नहीं होती हैं, जो कभी कभार या किसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण जो हानियां होती हैं उन्हें असामान्य हानियां कहते हैं। ये हानियां व्यवसाय की सामान्य परिचालन क्रिया से संबंधित नहीं होती, इन्हें अनावर्ती प्रकृति की हानियां कहा जाता है। दूसरी गैर व्यापारिक हानियां जो व्यापार की मुख्य क्रिया से संबंधित ना हो उन्हें अपन गैर व्यापारिक हानियां कहते हैं। असामान्य और गैर व्यापारिक हानियों के उदाहरण या तो चोरी से हानि, बाढ़, भूकंप आदि से ये सब असामान्य हानियां हैं जो सामान्यतया नहीं होती हैं।
स्थायी संपत्ति के विक्रय से हानि, स्थायी संपत्तियों को क्रय करने का उद्देश्य व्यवसाय में काम में लेना होता है, और ऐसा कभी कभी होता है कि जब स्थायी संपत्तियों को बेचा जाए तो इससे जो हानि उत्पन्न होगी उस हानि को भी असामान्य हानि कहा जाता है। सट्टे की हानि, अर्थात सट्टे से कुछ हानि हुई हो तो वो हानि व्यापार की सामान्य क्रिया से संबंधित नहीं है, तो ये सभी हानियां असामान्य या गैर व्यापारिक हानियों के उदाहरण हैं। इसके अलावा भी कुछ भी ऐसी हानि हो जो व्यापार की सामान्य परिचालन क्रिया से संबंधित ना हो, अथवा जो व्यापार से संबंधित आपको लग रही हो लेकिन जो अनावर्ती प्रकृति की हो, जो बार बार ना होती हो, जो सामान्य रूप से व्यापार में जो हानियां ना होती हो, उन्हें आप क्या कह सकते हो, असामान्य एवं गैर व्यापारिक हानियां कह सकते हैं। इसके बाद है असामान्य एवं गैर व्यापारिक आय। असामान्य आय का अर्थ है ऐसी आय जो सामान्यतया व्यवसाय में नहीं होती हैं, जो अनावर्ती प्रकृति की होती हैं, जैसे स्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ, सट्टे से कमाए गए लाभ या गैर व्यापारिक विनियोगों की आय। इन सबको असामान्य या गैर व्यापारिक आय कहा जाता है। विनियोग के बारे में हम बात करें, गैर व्यापारिक विनियोगों की आय हमने पढ़ी है, तो आपको विनियोग के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इस बात से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि भी विनियोग क्या होते हैं। तो विनियोग जो दो प्रकार के होते हैं, एक व्यापारिक विनियोग और एक गैर व्यापारिक विनियोग। व्यापारिक विनियोग का अर्थ है या तो हमने अपने व्यापार में जो पैसा विनियोग किया है वो व्यापारिक विनियोग होता है, या हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए जो पैसा विनियोग किया गया है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यापार से संबंधित हो, उसे व्यापारिक विनियोग कहा जाता है। और गैर व्यापारिक विनियोग का अर्थ होता है जो हमने हमारे व्यापार से संबंधित विनियोग ना हो, हमने सिर्फ एक आय कमाने के उद्देश्य से कहीं पे अपना पैसा विनियोग किया, उसे गैर व्यापारिक विनियोग कहते हैं। तो अगर हमें व्यापारिक विनियोग से कोई ब्याज अथवा लाभांश की आय होती है तो वो व्यापारिक आय है, जिसे हम व्यापार के सामान्य लाभों में शामिल करके रखेंगे। जबकि गैर व्यापारिक विनियोगों की जो आय है इसे अपन गैर व्यापारिक आय कहते हैं। तो गैर व्यापारिक विनियोगों से ब्याज अथवा लाभांश की कोई भी आय हो तो इस आय को गैर व्यापारिक आय कहा जाता है, और ये असामान्य या गैर व्यापारिक आय के अंतर्गत आएगी। और आपको पता है कि गैर व्यापारिक आय या असामान्य आय को हम लाभों में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। असामान्य और गैर व्यापारिक आय घट जाती है, जबकि असामान्य और गैर व्यापारिक हानियां जुड़ जाती हैं। तो ये जो था, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट समायोजन थे जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। अब विशेष रूप से आप एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, ये आप जो भी कुछ यहाँ पढ़ रहे हो वीडियो में, इनके प्रॉपर नोट्स आप अपने नोटबुक में बनाओगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आप या तो वीडियो को पॉज करके एक बार रोक लें, वीडियो को रोकते हुए आप अपने नोटबुक में इन नोट्स को लिखते जाए, या फिर आप मोबाइल को वीडियो देखते टाइम आप इनके क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में वो स्क्रीनशॉट से डायरेक्ट बाद में आप अपने नोटबुक में लिख लें। और फिर एक दो बार जब आप इन नोट्स को पढ़ेंगे तो ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसलिए नोट्स पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। तो चलिए हम अब आगे बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो ये कुछ विशेष छोटी मोटी बातें थी जो अपने को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। तो अब हम इस समायोजनों से संबंधित औसत लाभ विधि का एक प्रश्न करेंगे। तो ये प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसे देखिए आप। एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। वर्ष हैं 2014, 2015 और 2016। लाभ दिए हुए हैं आपको, प्रॉफिट्स 40,000, 30,000 और 33,000। अब 2014 के वर्ष में जो आपके 40,000 रुपये का लाभ हुआ, इसमें 10,000 रुपये का असामान्य लाभ शामिल है। और जब हमने समायोजन पढ़े थे तो इन समायोजनों में हमने क्या पढ़ा था कि जो असामान्य आय या असामान्य जो लाभ होंगे उनको हम
घटा देते हैं लाभ में, शुद्ध लाभ में से। तो ये जो असामान्य लाभ है, इन असामान्य लाभों को हमें यहाँ से घटा देना है। 2015 के वर्ष में दिया हुआ है 5,000 रुपये असामान्य हानि चार्ज की गई। तो असामान्य हानि को हम शुद्ध लाभ में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसे हमें जोड़ना होगा। फिर 2016 में 33,000 रुपये का लाभ है। इसमें बोला हुआ है कि 8,000 रुपये विनियोगों पर ब्याज शामिल है। अब विनियोगों पर ब्याज शामिल है तो विनियोग हमने पढ़े थे दो प्रकार के, एक व्यापारिक विनियोग पढ़े थे और एक गैर व्यापारिक विनियोग पढ़े थे। हमने अभी देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था, एक था व्यापारिक विनियोग और एक गैर व्यापारिक विनियोग। और मैंने आपको बताया कि अगर व्यापारिक विनियोग की आय है तो व्यापारिक आय है, लेकिन गैर व्यापारिक विनियोगों से कोई लाभांश या ब्याज की आय प्राप्त हुई तो गैर व्यापारिक आय होगी वो। अब इस प्रश्न में कहा है कि विनियोगों पर ब्याज है, तो अब ये नहीं बताया कि विनियोग व्यापारिक है या गैर व्यापारिक है। तो आपको विशेष रूप से जो बात ध्यान रखनी है वो बात क्या है कि अगर प्रश्न में हमें कुछ नहीं बताया हो तो अन्य किसी भी सूचना के अभाव में विनियोगों को गैर व्यापारिक माना जाता है। तो इस प्रश्न में ये जो विनियोग दिए हुए हैं, इन विनियोगों क्या माना जाएगा, गैर व्यापारिक माना जाएगा। और गैर व्यापारिक विनियोगों की जो लाभांश या ब्याज की आय होती है, ये गैर व्यापारिक और असामान्य आय के अंतर्गत शामिल है, जिसे हमें क्या करना है, लाभों में से घटा देना है। चलिए तो प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न में कहा है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो ख्याति का मूल्यांकन कैसे करना है, औसत लाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, अर्थात यहां ख्याति होगी, ख्याति बराबर औसत लाभों के, तो औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष, क्रय के वर्ष। अब आपको प्रश्न में क्रय के वर्ष दिए हुए 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो क्रय के वर्ष हैं 2 और औसत लाभ हमें ज्ञात करना है। तो हम औसत लाभ ज्ञात करेंगे। तो औसत लाभ ज्ञात करने से पहले हमें समायोजन करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं कौन से वर्ष से संबंधित लाभ है, पहले यहां वर्ष लिख लेता हूं। तो ईयर दिया हुआ है 2014, 2015 और 2016। और इन वर्षों के जो लाभ हमें प्रश्न में दिए हुए हैं वो लाभ हैं 40,000, फिर है 30,000, फिर दिए हुए हैं 33,000। इसके बाद इनके संबंधित समायोजन है। पहला 2014 में समायोजन दिया हुआ था, 10,000 की असामान्य लाभ शामिल है। तो ये समायोजन यहां कर लेंगे अपन, जो भी प्लस माइनस करना है समायोजन। तो 10,000 रुपये असामान्य लाभ शामिल है। और अभी हमने पढ़ा था असामान्य लाभों को क्या करना होता है, लाभ शुद्ध लाभ में से घटा देना होता है। फिर 5,000 रुपये की असामान्य हानि चार्ज की, और असामान्य हानियों को शुद्ध लाभ में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 5,000 रुपये की असामान्य हानि जुड़ जाएगी। फिर गैर विनियोगों पर ब्याज 8,000 रुपये इसमें शामिल है। और विनियोग के संबंध में कुछ नहीं कहा तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये विनियोग गैर व्यापारिक है। तो इससे जो ब्याज की आय हुई वो भी गैर व्यापारिक, और गैर व्यापारिक आय जो लाभ में शामिल हो उसे क्या करना होता है, घटा दिया जाना चाहिए। तो ये गैर व्यापारिक आय है, इस 8,000 को हम घटा देंगे। गैर व्यापारिक क्यों माना, क्योंकि विनियोग के संदर्भ में नहीं कहा कि विनियोग व्यापारिक है या गैर व्यापारिक। तो अन्य किसी सूचना के अभाव में विनियोगों को गैर व्यापारिक माना जाता है। तो इससे जो आय होगी वो भी गैर व्यापारिक है। तो 8,000 रुपये गैर व्यापारिक आय घटा दी हमने। इसके बाद समायोजन करने के बाद जो समायोजित लाभ हमें प्राप्त होंगे, इनके आधार पर हम ज्ञात करेंगे, समायोजित लाभों के आधार पर ज्ञात करेंगे औसत लाभ, समायोजित लाभ। तो यहां पे अपने समायोजित लाभ कितने होंगे, 40 में से 10 घटाने हैं तो 30,000 आएंगे। 30 में 5 जोड़ने हैं तो 35,000 आएंगे। 33,000 में से 8,000 को घटा देना है तो 25,000 आएंगे। तो ये हमारे समायोजित लाभ हैं। अब इन समायोजित लाभों के आधार पर हमें क्या करना है, औसत लाभ ज्ञात करने। तो मैं क्या करता हूं, पहले यहीं पे इन लाभों का योग कर लेता हूं। 5 और 5 10, 1 3 9 90,000 इनका योग हो जाता है।
अब औसत लाभ हम ज्ञात करेंगे। औसत लाभ बराबर जो लाभ हमने समायोजित लाभों का योग किया है, ये समायोजित लाभों के योग में वर्षों की संख्या का भाग देंगे। तो ये लाभ कितने वर्षों के थे? 1, 2 और 3 वर्षों से संबंधित लाभ हैं, तो यहाँ 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देने से हमें ज्ञात हुआ रुपये 30,000। ये हमारे औसत लाभ ज्ञात हुए। और इन औसत लाभों को हमें ख्याति के सूत्र में रखना होगा। तो औसत लाभ 30,000 को हमने यहाँ पे ख्याति के सूत्र में रखा और 2 से हमने इसको गुणा किया, तो 60,000 रुपये यहाँ पे ख्याति का मूल्य हमें ज्ञात हुआ। तो यहाँ ख्याति का मूल्य होगा 60,000 रुपये। तो ये 60,000 रुपये हमारे फर्म की ख्याति का मूल्य है। इतनी बात मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गई होगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो समायोजन हमने आपको बताए हैं, उन समायोजनों को आपको बहुत अच्छे से समझ के याद कर लेना है। आप अपने नोट्स बनाइए, नोट्स बना के प्रॉपर वे में उनको तैयार करते रहिए। तो चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न हम करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष दिए हुए हैं, लाभ दिए हुए हैं और लाभों के सामने कुछ समायोजन दिए हुए हैं। नीचे सूचना में कहा है साझेदारों का वेतन 5,000 रुपये वार्षिक है। औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करो। तो हमें ख्याति के लिए सूत्र रखना है। औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ ख्याति का सूत्र रखेंगे। ख्याति बराबर औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर हमें ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष, ये सूत्र हमें लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें औसत लाभ ज्ञात करने होंगे। तो औसत लाभ ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो समायोजन दिए, समायोजन आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा ईयर्स, कौन कौन से, वो ईयर्स लिख लेंगे। तो ईयर्स हमें दिए हुए हैं 2012, 2013 और 2014। लाभ जो यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स आपको जो दिए हुए हैं, शुद्ध लाभ ये है 25,000। फिर 5,000 रुपये माइनस में दिया हुआ है, इसका अर्थ हुआ ये 5,000 रुपये की हानि है। और 2014 में 22,000 रुपये का लाभ दिया हुआ है। समायोजन जो आपको दिए हुए हैं, समायोजन को इंग्लिश में एडजस्टमेंट्स कहा जाता है। तो आपको जो समायोजन दिए हुए हैं वो समायोजन है 5,000 रुपये सट्टे के लाभ इस 25,000 में शामिल है। तो सट्टे के लाभ व्यापार के लाभ नहीं है, गैर व्यापारिक लाभ है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? घटा देना चाहिए, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। तो 5,000 रुपये हमने इसको यहाँ से माइनस करना है। फिर 40,000 रुपये सट्टे की हानि चार्ज की गई। तो यहाँ पे सट्टे की हानि 40,000 रुपये जो चार्ज की, इसको हमें क्या करना है? जोड़ देना है। कि सट्टे की हानि गैर व्यापारिक हानि है, गैर व्यापारिक और असामान्य हानियों को अपन जोड़ देते हैं। तो यहाँ 40,000 रुपये मैंने यहाँ पे इसको जोड़ देना है। इसके बाद बताया क्वेश्चन में 2,000 रुपये संपत्ति के विक्रय से लाभ हुआ। तो यहाँ इसमें 22,000 रुपये में 2,000 रुपये स्थायी संपत्ति के विक्रय से उत्पन्न लाभ शामिल है। तो स्थायी संपत्ति या अन्य किसी संपत्ति के विक्रय से जो लाभ उत्पन्न हो वो असामान्य लाभ है, वो व्यापार की सामान्य क्रिया के दौरान होने वाला लाभ नहीं है। तो असामान्य लाभों को भी हमें क्या करना होता है? यहाँ से घटा देना होता है। तो ये हमने घटा दिए, 2,000 रुपये ये घट जाएंगे। इन सब के बाद हमारे जो समायोजित लाभ हैं, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट्स कहेंगे, या हिंदी में कहेंगे समायोजित लाभ। तो समायोजित लाभ होंगे, देखिए 25,000 में से 5,000 घटाए तो कितने आए अपने? 20,000 रुपये के समायोजित लाभ हुए। फिर आपका -5,000 में 40,000 आपको प्लस करने हैं। तो ये माइनस और ये प्लस, तो नेट इफेक्ट हुआ 35,000 यानी 35,000
प्लस के 40,000 थे, माइनस के 5,000 है, मतलब दोनों घटेंगे, घट के 35,000 पर है। फिर 22 में से 2,000 माइनस हुए तो कितने आए आपके, ये रह गए 20,000। तो ये आपके समायोजित लाभ हो गए। और इन समायोजित लाभों का मैं यहाँ पे योग लगा लेता हूँ, तो योग आता है आपका 0, 5 और 3, 2, 5, 2, 7, 75,000 रुपये इनका योग आता है। और समायोजित लाभों के योग के आधार पर हमें ज्ञात करने हैं औसत लाभ। तो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, औसत लाभ बराबर समायोजित लाभों का योग 75,000 बटा वर्षों की संख्या। तो कितने वर्ष के लाभ हमें दिए हुए थे, 1, 2 और 3 वर्षों के लाभ हमें दिए हुए थे। 3 का भाग देने से हमें ज्ञात हुआ 25,000 रुपये औसत लाभ होगा। लेकिन विशेष जो अपने प्रश्न में दिया हुआ है साझेदारों का वेतन। अब जब मैंने आपको समायोजित लाभ की गणना करना बताया था, वास्तविक औसत लाभ की ज्ञात करने के लिए बताया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि हमें साझेदारों का वेतन या फिर पारिश्रमिक प्रश्न में दिया हो तो उसे हमें जोड़ देना होता है। देखिए यहाँ पे ये मैंने बताया था, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि औसत लाभ ज्ञात करने के बाद भविष्य से संबंधित जो समायोजन करने हैं उनमें एक समायोजन ये भी करना है कि साझेदारों का वेतन या पारिश्रमिक जो होगा वो औसत लाभ में से घटा दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो साझेदारों का वेतन यहाँ पे दिया हुआ है 5,000 रुपये वार्षिक, इसको हमें यहाँ से घटा देना है। तो 5,000 रुपये ये साझेदारों का वेतन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ साझेदारों का वेतन। ये 5,000 रुपये का वेतन हमने यहाँ से घटाया तो हमारे औसत जो लाभ हैं, वास्तविक औसत लाभ या फिर इनको हम क्या कह सकते हैं, भविष्य में कायम रहने वाले लाभ भी कह सकते हैं, जो कि कितने आए, 20,000 आए। अब ये जो हमारे वास्तविक औसत लाभ हैं, इन वास्तविक औसत लाभों को ख्याति के सूत्र में हम रखेंगे। तो ख्याति बराबर क्या था, औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। तो 20,000 रुपये ये औसत लाभ, और क्रय के वर्ष दिए हुए हमें कितने प्रश्न में, देखिए प्रश्न में कहा औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। तो औसत लाभ जो भी आए हैं उनको हमें 3 से गुणा करना है। क्रय के वर्ष हैं 3, तो 20 को 3 से गुणा किया, 60,000 रुपये आपकी ख्याति का मूल्य हो जाता है। तो इस प्रकार हमें औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना करनी है। और ये जो समायोजन दिए हुए हैं ये समायोजन भी हमें करने होंगे। तो आपको विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है, समायोजनों को भी ध्यान रखना है। अब जिस प्रकार आपने औसत लाभ विधि में ये सभी समायोजन करके औसत लाभ ज्ञात किया है, वास्तविक औसत लाभ ज्ञात किया है, इसी प्रकार आपको वास्तविक औसत लाभ किसी भी विधि में, आगे आने वाली किसी भी विधि में करना पड़ सकता है। जब भी औसत लाभ की बात आएगी तो औसत लाभ का अर्थ यही वास्तविक औसत लाभ से ही होगा। तो ये था आपका औसत लाभ विधि, जिसमें सामान्य औसत लाभों के आधार पर हमने ख्याति के मूल्यांकन पर चर्चा की है। अब हम बात करेंगे औसत लाभ विधि में हम ख्याति का मूल्यांकन भारित औसत लाभों के आधार पर किस प्रकार कर सकते हैं। भारित औसत लाभ विधि अर्थात भारित औसत लाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। तो भारित औसत लाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें भारित औसत लाभ ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके स्टेप बनाते हैं। तो स्टेप 1 में आपको अगर प्रश्न में समायोजन दे रखे हैं तो समायोजन ठीक उसी प्रकार करने हैं जिस प्रकार अभी हमने औसत लाभ विधि में किए थे। और समायोजन के बाद हमें जो समायोजित लाभ प्राप्त होंगे वो लाभ हम यहाँ लिखेंगे। या तो शुद्ध लाभ अगर समायोजन नहीं दे रखा हो, और अगर समायोजन दे रखा है तो हम यहाँ पे समायोजन करने के बाद के समायोजित लाभ को यहाँ पर लेंगे। शुद्ध लाभ या समायोजित लाभ जो भी आपको दिया हुआ है वो सभी लाभ यहाँ पे आ जाएंगे। 1, 3, 5, 7 जितने भी वर्षों के दिए हुए हैं वो सभी लाभ यहाँ लिखेंगे।
और फिर हम इन लाभों को क्या देंगे, भार देंगे। भार जो है वो भार का क्रम होगा 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या होता है कि जो सबसे लेटेस्ट जो लाभ है, जो तुरंत गत वर्ष का लाभ है, उसको सबसे अधिक भार दिया जाता है और उससे पीछे वाले वर्ष को उससे कम भार दिया जाता है। तो इसलिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार भार देना है और फिर हमें समायोजित लाभ को भार से गुणा करके भारित लाभ ज्ञात करने हैं। भारित लाभ, तो भारित लाभ किस प्रकार ज्ञात किए, समायोजित लाभ को भार से गुणा किया, तो यहाँ पे लाभ को हमने भार से गुणा करके समायोजित लाभ ज्ञात किए, ये भारित लाभ ज्ञात किए। और अब इन भारित लाभों का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो यहाँ आएगा भारित लाभों का योग, भारित लाभों का योग। और फिर यहाँ करोगे भार जो है इनके योग, भारों का योग। इतना काम करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में भारित औसत लाभ ज्ञात करेंगे। भारित औसत लाभ, और भारित औसत लाभ किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये जो भारित लाभों का योग है, इस भारित लाभों के योग में भारों के योग का भाग देंगे। तो भारित लाभों का योग बटा भारों का योग, भारों का योग। तो इस प्रकार आपके भारित औसत लाभ आपको ज्ञात होते हैं। और अगर प्रश्न में आपको भविष्य से संबंधित कोई समायोजन दिए हुए हैं तो वो भावी समायोजन सभी अपने को करने हैं। और साझेदारों के वेतन पारिश्रमिक अगर दिया हो तो वो भी हमें घटाना है। तो भावी समायोजन अगर प्रश्न में दिए हों तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से भावी समायोजन करने हैं। आपको जोड़ना होगा, अगर आपको लगता है कि भविष्य में किसी व्यय में कमी होने की संभावना है तो व्ययों में कमी तथा आय में वृद्धि की कोई संभावना हो, वृद्धि की संभावना हो तो उसे जोड़ दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत व्ययों में वृद्धि की संभावना हो, व्ययों में वृद्धि की कोई संभावना हो और आय में किसी प्रकार की कमी की संभावना हो, कमी की संभावना हो तो उसे घटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, वही बात हमें ध्यान रखनी है कि साझेदारों का पारिश्रमिक, साझेदारों का पारिश्रमिक, या तो पारिश्रमिक कह सकते हैं या साझेदारों का वेतन कह सकते हैं या कमीशन कह सकते हैं, तो इसे भी हमें घटाना होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इन सब चीज़ों को घटाने और बढ़ाने के बाद जो हमारे भारित औसत लाभ ज्ञात होंगे, इन लाभों को ख्याति मूल्यांकन के लिए आपको काम में लेना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अब ख्याति का सूत्र रखेंगे। तो यहाँ ख्याति के लिए हम क्या करेंगे, जो भारित औसत लाभ यहाँ पे आपने जो ज्ञात किए हैं, इन भारित औसत लाभों को आप रखेंगे भारित औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। जो क्रय के वर्ष है उनसे आपको गुणा करना है, जो आपको प्रश्न में दिए रहेंगे। और ये भारित औसत लाभों को आपको यहाँ रखना है, क्रय के वर्षों से गुणा करना है, तो ख्याति का मूल्यांकन हो जाएगा। तो भारित औसत लाभ विधि से आपको 3 स्टेप में ख्याति का मूल्यांकन करना होगा। सबसे पहले आपको भारित लाभ ज्ञात करने हैं और उसके बाद भारित औसत लाभ ज्ञात करने हैं और उसके बाद आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो चलिए अब हम इस विधि से संबंधित एक प्रश्न करेंगे, भारित औसत लाभ विधि संबंधित जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार है। वर्ष 2012, 13, 14, 15, 16 लाभ 10,000, 12,000, 15,000, 19,000, 29,000 ये क्रमशः दिए हुए हैं।
और इनके भार जो है वो क्रमशः 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं। यहाँ भार दिए हुए, अगर नहीं दिया होता तो भी हम इन भारों को इसी प्रकार उपयोग में लेते। और ख्याति का मूल्यांकन भारित औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कीजिए। भारित औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर हमें ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहली बात आपको एक बात और यहाँ पे समझनी होगी कि हम इस भारित औसत लाभ विधि को कब काम में लेते हैं। भारित औसत लाभ विधि को कब काम में लिया जाता है ख्याति मूल्यांकन के लिए? तो लाभ या तो घटने की प्रवृत्ति होती है या लाभों के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, तो हम भारित औसत लाभ विधि का हम प्रयोग करते हैं। जैसे या तो लाभ लगातार बढ़ रहे हैं या लगातार घट रहे हैं, उसी समय हम भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग करेंगे। यानी कि लाभ या तो आरोही क्रम में हो या लाभ अवरोही क्रम में हो, उसी परिस्थिति में आप भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब लाभ अगर आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में ना हो तो भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहां जो आपको लाभ दिए हुए हैं, प्रथम है 10 12 15 19 29, तो यहाँ लाभ आपको बढ़ते हुए क्रम में दिए हुए हैं, तो यहां अपन भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में कहा भी आपको कि भारित औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ ख्याति का सूत्र रखेंगे, भारित औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। उससे पहले हम भारित लाभ ज्ञात करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप में पहले लाभ लिखा, फिर भार को लाभ से गुणा किया, भारित लाभ, फिर इधर भारों का योग किया और भारित लाभों के योग में भारों के योग का भाग देके भारित औसत लाभ ज्ञात किया। और अगर ये कुछ समायोजन दिए हुए हो प्रश्न में तो करेंगे, अन्यथा ये अपना भारित औसत लाभ होगा। और फिर भारित औसत लाभ को क्रय के वर्षों से गुणा करके ख्याति ज्ञात करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में अपन चलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार वर्ष 2012, वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। अब लाभ दिए हुए हैं रुपए 10,000, 12,000, 15,000, 19,000 और 29,000। यहाँ भार प्रश्न में दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। यदि प्रश्न में भार ना दिए होते तो भी हम इसी प्रकार भार देते, 1 2 3 4 5 इसी प्रकार हम भार देते। तो भार दिए, इसके बाद लाभ को भार से गुणा करके हमें ज्ञात करना है, भारित लाभ ज्ञात करना है। किस प्रकार ज्ञात करना है? लाभ को गुणा करना है भार के साथ, तो भारित लाभ ज्ञात होंगे। 10,000 को 1 से गुणा किया 10,000 आया, 12 को 2 से किया 24,000 हुआ, 15 को 3 से 45,000 हुआ, 19 को 4 से किया तो 76,000 हुआ, 29 को 5 से किया तो 1,45,000 रुपये हुआ। इस प्रकार हम इसका टोटल करेंगे तो 0 0 0 और ये हो जाता है अपना टोटल 3 लाख रुपए टोटल हो जाते हैं। इधर भारों का योग किया 5 4 9 3 12 15 हो जाता है टोटल, तो ये भारों का योग हो जाता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनमें हमें भारित औसत लाभ को ज्ञात करना होगा। भारित औसत लाभ, इसका सूत्र होता है भारित लाभों का योग 3 लाख, इसमें भाग देंगे भारों के योग 15 का, तो भारित औसत लाभ होंगे 20,000। अब प्रश्न में किसी प्रकार का कोई समायोजन है नहीं, भविष्य संबंधित या साझेदारों का वेतन है नहीं, होता तो यहाँ से माइनस करते। अब हमें ख्याति ज्ञात करनी है, तो ख्याति बराबर होगा भारित औसत लाभ। प्रश्न में क्या कहा है? भारित औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति ज्ञात कीजिए। तो भारित औसत लाभों के, तो हमने पहले लिखा भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभों के 3 वर्षों के, तो के लिए हम गुणा रखेंगे कि 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 3 वर्षों क्रय के आधार पर क्रय के वर्ष यहाँ लिखेंगे। तो भारित औसत लाभ आपको जो प्रश्न में दिए हुए हैं वो आपको दिए हुए हैं, अपने ज्ञात किए अभी 20,000 भारित औसत लाभ हमने ज्ञात किए हैं।
और क्रय के वर्ष प्रश्न में दिए हुए 3, तो 20 को 3 से गुणा किया तो 60,000 रुपये अपने ख्याति का मूल्य हो जाता है इस विधि के अनुसार। तो इस विधि में हमने क्या किया, इस विधि में हमने सबसे पहले वर्ष लिखे, जो वर्ष दिए हुए थे उन वर्षों के लाभ हमने क्रमशः लिखे और इनके जो भार प्रश्न में दिए हुए थे वो भार लिखे, लाभ को भार से गुणा करके भारित लाभ ज्ञात किए, फिर भारित लाभों का योग किया 3 लाख आया, भार का योग किया 15 आया, फिर भारित लाभों के योग 3 लाख में 15 का हमने भार के योग का भाग दिया तो भारित औसत लाभ हमें ज्ञात हुआ 20,000। अब ख्याति की गणना करनी है तो प्रश्न के अनुसार सूत्र जो हमें दिया हुआ है लगाना है, प्रश्न में दिया हुआ है कि भारित औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति ज्ञात करनी है। तो ख्याति का सूत्र भारित औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष होगा। तो भारित औसत लाभ कितने हैं 20,000, 20,000 को 3 से गुणा किया तो 60,000 रुपये की ख्याति का मूल्य